जनमत पार्टी पे ही कैसे भरोसा करें। यह बात अगर यह सवाल अगर किसी के मन में आ जाए तो यह कुछ बातें हमें याद रखना चाहिए। जनमत पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो सदैव अपने जान पर खेलने के लिए तैयार रहते हैं। पिछले 7-8 बरस में स्वराजियों ने दिखा दिया कि वे निस्वार्थ भाव से मधेश माँ के लिए लगे हैं। उन्हें कोई पैसा का प्रलोभन नहीं, उन्हें कोई पद का प्रलोभन नहीं, उन्हें कोई सम्मान का भी प्रलोभन नहीं। वे लोग विशुद्ध रूप से मधेश माँ के लिए अनेकों कष्ट झेलने के लिए तैयार रहे। वे विशुद्ध रूप से मधेश माँ के लिए लड़ने वाले सिपाही हैं। उन्होंने साबित किया है, स्वराजियों ने बार बार साबित किया है, वो दर्जनों बार जेल जा सकते हैं, दर्जनों बार गिरफ्तारी दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे फांसी के फंदा पे भी चढ़ने के लिए तैयार लोग हैं। ऐसे लोगों की पार्टी जनमत पार्टी रही है। अगर ऐसे लोगों पे हम सब भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। आज भी जनमत पार्टी के जो कार्यकर्ता देखेंगे आप, बहुत सारे कार्यकर्ता अपने गले में लाल वस्त्र, लाल टाई हो या लाल मफलर हो, कुछ न कुछ बांध कर चलते हैं। वो उनकी बलिदानी का प्रतीक है कि हम सब भाई अपनी खून बहाने के लिए, फांसी के फंदा पर चढ़ने के लिए भी तैयार है हर हमेशा। यह उसका प्रतीक है। ऐसे संकल्प लेकर चलने वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है जनमत पार्टी। हम सब इस पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो भरोसा करने लायक मधेश में और है कौन। आज तक किसी भी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष मधेश के लिए जेल नहीं गए। दूसरे चीज़ के लिए गए होंगे, लोकतंत्र के लिए गए होंगे, प्रजातंत्र आंदोलन के लिए गए होंगे, भ्रष्टाचार के बहाने में गए होंगे, अनेकों अत्याचार के करने के कारण से, कुकृत्य करने के कारण से गए होंगे, लेकिन मधेश के लिए ही किसी भी पार्टी का अध्यक्ष आज तक जेल नहीं गए। वह जनमत पार्टी के अध्यक्ष और जनमत पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं जो मधेश के लिए जेल गए और एक बार नहीं बार बार गए हैं। 2 दर्जन बार गिरफ्तारी दी है, अनेकों कष्ट यातना झेले हैं मधेश के लिए। वह जनमत पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता है। दूसरे नेता अपने काठमांडू में रहकर, काठमांडू में अपना महल बनाकर वहीं से वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन जनमत पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सदैव मधेश की भूमि पर, यहीं पर मधेसी जनता के बीच में रहकर संघर्ष किया है। चाहे उन पर अनेकों अत्याचार ढाए गए, अनेकों गिरफ्तारी हुई, अनेकों यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी जनमत पार्टी के लोग कहीं नहीं गए, कहीं विदेश भी नहीं गए, कहीं भूमिगत भी नहीं हुए, बल्कि यहीं पर अनेकों कष्ट यातना झेलकर मधेश की भूमि पर ही अपना पैर जमाए रखे, मधेश की मिट्टी से ही सदैव अपना तिलक लगाते रहे। ऐसे लोगों की पार्टी जनमत पार्टी है। तो हम सब ऐसे लोगों पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर करेंगे किस पर। दूसरी पार्टी के नेताओं को देखेंगे तो काठमांडू में महल बना के रहते हैं। मधेश में बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई महामारी आ जाए, फिर भी वो काठमांडू से नीचे नहीं उतरते कि जनता पे क्या बीत रही है वो देखने के लिए भी नहीं आते हैं। वो अपने काठमांडू के महल में बैठे रहते हैं। लेकिन जनमत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सदैव मधेसी जनता के साथ में रहते हैं। हर मुसीबत में उनके साथ में रहते हैं, बाढ़ में उनके साथ में रहते हैं, महामारी में उसके साथ रहते हैं। हर एक मुसीबत, हर एक संकट में जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता मधेसी जनता के साथ में रहते हैं। तो जो लोग साथ में रहेंगे हमें उसी पर भरोसा करना पड़ेगा। जो तो कभी देखने नहीं आते हैं मुसीबत के वक्त में और अपने काठमांडू के महल में बैठे रहते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, उन नेता कार्यकर्ताओं पर क्या भरोसा करना। दूसरी पार्टी के नेताओं को देखेंगे, आज भी अगर छोटा सा छोटा मुद्दा भी लगा देगा तो फुर्र भाग जाते हैं विदेश, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाते हैं। आज भी किसी भी वरिष्ठ नेता, दूसरी पार्टी के वरिष्ठ नेता पर भी अगर मुद्दा लगा दिया जाए तो वह तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाएंगे। और यही इतिहास में हुआ है। कोई नेता तो
बॉर्डर के पार में रह के ही अपना पूरा जिंदगी बिता दिया। 30-30 बरस बॉर्डर के पार ही रहे, 10-10 बरस बॉर्डर के पार ही रहे, छोटा सा मुद्दा लगा दिए तो भाग जाते हैं। लेकिन जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता इतने वीर रहे हैं, मधेश माँ के लिए इतने त्याग करने के लिए ठान लिए थे कि चाहे जो भी दमन हो गया, दर्जनों बार गिरफ्तारी हो गई, अनेकों यातनाएं दे गई, कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मधेश की भूमि पर से नहीं हटे। उन्होंने कहा जो भी हो जाए लेकिन हम मधेश की मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नेता कार्यकर्ता है जनमत पार्टी में। तो हमको जनमत पार्टी में भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता को आज भी अगर आप देखते होंगे तो भूखे प्यासे बेचारा पैदल चलते हुए संगठन बनाते हैं। कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर खाएंगे, कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर सोएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। दूसरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते हैं, एक एक छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए 10 लाख में बजट बनाते हैं, होटल में कार्यक्रम करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, लोगों को आने का भत्ता देते हैं। लेकिन जनमत पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग घर घर जाते हैं, भूखे प्यासे घर घर जाते हैं, कहीं उनको पानी तक भी नसीब नहीं होता है, लेकिन जाके फिर भी जनचेतना फैलाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनसे दुख सुख बांटते हैं और तब जाके संगठन बनाते हैं। आप सब ने देखा होगा, ये कहने की बात नहीं है, आप सब खुद जानते हैं। ऐसे निस्वार्थ भाव से जो लोग काम कर रहे हैं उस पर अगर हम सब भरोसा नहीं करेंगे तो समाज में फिर किस पर भरोसा करेंगे। और हम सब जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सदैव खुद ही फ्रंट पे रहकर संघर्ष किया है। दूसरे पार्टी के नेताओं में क्या होता है कि किसी गरीब के बच्चे को आगे कर दो, किसी असहाय के बच्चे को आगे कर दो, किसी गरीब आदमियों को आगे कर दिया जाता है और आंदोलन कराया जाता है। नेता तो अपना घर में बैठे रहता है, नेता अपने महल में बैठे रहता है और गरीब लोग जिनको खाने पीने को कुछ नहीं, वो लोग यहाँ पर आंदोलन करते रहते हैं, गोली खाते रहते हैं पुलिस से, और नेता काठमांडू में बैठकर चाहे चुस्की लेते रहते हैं उसी शासक वर्ग के साथ में बैठकर। लेकिन जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता देखेंगे आप सदैव फ्रंट पे रहकर खुद अपनी छाती को खोलकर पुलिस के बंदूक के आगे में रखकर पुलिस की लाठी खाकर संघर्ष किए हैं। जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुद अपना पैर तोड़वा लिए, खुद अपना सर फुड़वा लिए, लेकिन जनता को घायल नहीं होने दिया, जनता को बचा कर रखा। आप खुद अपना चोट खाए लेकिन जनता को बचा कर रखा कि एक गरीब का कोई आदमी को क्षति नहीं होना चाहिए, कहीं जीवन की क्षति नहीं होना चाहिए। भले खुद अपना त्याग देने के लिए तैयार हो गए, अपनी जेल जाने के लिए तैयार हो गए, खुद जेल में बंद होने के लिए तैयार हो गए, खुद अपना पैर तुड़वा लिए, खुद अपना सर फुड़वा लिए, पर जनता को कुछ नहीं होने दिया। ऐसे लोगों की पार्टी जो पहले जनता की सोचती है, जनता की भलाई की सोचती है, जनता की हित की सोचती है, ऐसे लोगों की पार्टी जनमत पार्टी है। तो इन पर नहीं भरोसा करेंगे तो हम सब किस पे करेंगे। और आज भी अगर मधेश पर कोई मुसीबत आती है तो ये नेता लोग तो अपने काठमांडू के महल से निकलेंगे भी नहीं, अपने मंत्री के पद पर से, अपने सरकार के पद पर से निकलकर जनता के बीच में जाएंगे भी नहीं। उस समय स्वयंसेवक बनकर खटने वाले, जनता के बीच में खटने वाले जनमत पार्टी के स्वयंसेवक ही हैं, जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता ही रहते हैं। ये नेता लोग तो जब जनता यहाँ पर आंदोलित थी, जनता मर रही थी, पुलिस जनता पर गोली चला रही थी, जनता सड़क पर लहू लुहान पड़ी थी, उस समय में भी दूसरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहाँ पर उसी गोली चलाने वाले शासकों को वोट दे रहे थे और उसी के साथ चाय बिस्कुट खा खा के 80-80 बार वार्ता कर रहे थे। जनता इधर मर रही है, जनता अपनी बलिदानी दे रही है, खून से लथपथ लहू लुहान पड़ी है, और नेता उधर जाके काठमांडू में उसी शासक वर्ग के साथ मुस्कान के साथ बैठी है, मुस्कुरा रहा था। ये हालत है। इसलिए हम सबको अब जो जनता के बीच में रहने वाली जनमत पार्टी है उसी पर भरोसा करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग कोई राजनीति में पारिवारिक विरासत के कारण से नहीं आए हैं,
कि चलो भाई हमारे बाप दादा भी राजनीति में थे, नेता बने थे, तो हम राजनीति कर लेते हैं, या हमारे बाप दादा भी जमींदार थे तो चलो अपना रवाब झाड़ना इसीलिए राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, फिर से मंत्री बनकर सांसद बनकर लोगों पे रवाब डालना है, इसके लिए भी नहीं बने। जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर कि नहीं भाई समाज के लिए हमको कुछ करना है, अपने समाज को खुद बनाना है, हम दूसरे के हाथों में समाज को नहीं छोड़ सकते, वह भावना से प्रेरित होकर लगे हुए लोगों की पार्टी जनमत पार्टी है। या कोई लाभ के लिए यहाँ पर कोई नहीं आए हैं, या पद के लिए कोई नहीं आए हैं, कोई पैसा के लिए नहीं आए हैं। हम सभी मधेश का उत्थान कैसे होगा, मधेश जो बर्बाद होता जा रहा है, मधेशी का भविष्य जो बर्बाद होता जा रहा है, उसे कैसे संभाल सके, उसके लिए लगे हुए हैं। और ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी जनमत पार्टी है। इसीलिए हम सबको जनमत पार्टी पर ही भरोसा करना है, दूसरा कोई भरोसा योग्य यहाँ पर नहीं है। दूसरे को हम सब बार बार देख ही चुके हैं, दूसरी पार्टी बार बार हमको धोखा ही दिया, दूसरा भरोसा योग्य है ही नहीं। जनमत पार्टी ही अकेला भरोसा योग्य पार्टी है। जनमत पार्टी से ही क्यों जुड़े, वह भी अभी के अभी। इस सवाल का जवाब है कि जनमत पार्टी के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो पिछले 70 वर्ष से देख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों को भी दशकों से देख रहे हैं। ये सजपा है जो राजपा, तमुलोपा कहिए या फोरम का मिश्रण है, नाम बदलता रहता है। इनको भी 13-14 वर्ष से हम सब देख लिए। इन सभी से कुछ भी नहीं होने वाला है, या हम सब बार बार देख चुके हैं। इनसे कोई रोजगारी सृजना नहीं हो सकती मधेश में, कोई शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता, कोई स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सकता, कहीं भी किसी क्षेत्र में इनसे कोई सुधार नहीं हो सकता, यह बार बार प्रमाणित हो चुका है। हम सब देख चुके हैं, हर एक कांग्रेस के राज में भी देख चुके, कम्युनिस्ट के राज में भी देख चुके, और ये फोरम राजपा वाले पार्टी सबकी भी जो सरकार है उसको भी हम सब देख चुके हैं कि इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आखिरी विकल्प जनमत पार्टी ही है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हमें जनमत पार्टी में ही जुड़ना है। और मान लीजिए जो दवा आप 10 बरस से खाते आए हैं और देखते हैं कि वो दवा अब काम नहीं कर रहा है, उस दवा से कुछ होने वाला नहीं है, वो दवा आप बार बार खा रहे हैं लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उल्टा बीमारी खराब हो रहा है, तो वह दवा हरगिज खाना उपयुक्त नहीं है। हम सब ने कांग्रेस की दवा खा के देख ली, कम्युनिस्ट की दवा खा के देख ली, ये राजपा फोरम की दवा भी खाकर हम सब ने देख ली। इन सब से बीमारी ठीक होने की बजाय और जनता को बीमार बना दिया और समाज को बीमार बना दिया। इसीलिए वह एक्सपायर्ड मेडिसिन है, वह म्याद गुजरा हुआ दवा है जो उल्टा रिएक्शन करता है, बीमारी को ठीक नहीं करता। इसीलिए हम सबको वह एक्सपायर्ड दवा और म्याद गुजरा हुआ दवा नहीं खाना है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये राजपा, फोरम, ये सारे म्याद गुजरा हुआ दवा है, इसीलिए उसे हमें नहीं खाना है। बल्कि जो पिछले 7 वर्ष से 8 वर्ष से लैब में टेस्ट होकर आई है, जो ये साबित करके दिखाया है कि नहीं मधेश के लिए यही काम कर सकता है, वही दवा जनमत पार्टी की दवा हम सबको खाना है। उसी से मधेशियों की समस्या का समाधान हो सकता है, मधेशियों की बीमारी उसी से दूर हो सकता है। यह जानना जरूरी है। और जनमत पार्टी महज एक पार्टी नहीं है, यह एक महा आंदोलन है। यह पूरे समाज को
बदलने का आंदोलन है, पूरे समाज को सुख और समृद्धि लाने का आंदोलन है। यह महज एक राजनीतिक पार्टी नहीं कि 2-4 सीट जीत लो और अपना गुजारा करते रहो, उसके लिए जनमत पार्टी नहीं है। जनमत पार्टी आमूल परिवर्तन के पक्ष में है, सम्यक परिवर्तन के लिए निर्माण हुआ है इसका। इसीलिए हम सब ऐसा संगठन निर्माण कर रहे हैं जिसमें सदस्यता लेने के लिए भी लोगों को 2-2 वर्ष लाइन में लगे रहना पड़ेगा बाद में। इसीलिए हमें अभी के अभी लगना है, और अभी जो लगेगा वही तो आगे जाएगा। अभी हर एक चीज़ बन रहा है, हर एक जगह संगठन निर्माण हो रहा है, बड़ा स्तर पर संगठन निर्माण हो रहा है। अभी जो लगेगा वही तो आगे जाएगा। जब सब कुछ बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर जगह कहाँ मिलेगा जो हम किसी को लगाएंगे। अभी बन रही है, समितियाँ बन रही है, हर एक जगह संगठन निर्माण हो रहा है, संरचना निर्माण हो रहा है। तो अभी के अभी लगिए ताकि आपका स्थान सुरक्षित रहेगा, आप अपना योगदान दे पाएंगे। इसलिए अभी के अभी लगे। और मधेश में इतिहास ऐसा करवट बदलने वाला है कि लोगों का मूल्यांकन ही इसलिए किया जाएगा कि आप जनमत पार्टी के पक्ष में थे कि नहीं। ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा दिन आएगा एक दिन जब लोग पूछेगा क्या है भाई आप जनमत पार्टी के पक्ष में थे कि नहीं। वही मूल्यांकन का क्राइटेरिया होगा, क्योंकि मधेश में आने वालों दिनों में जनमत पार्टी पूरा का पूरा क्लीन स्वीप करेगी और सिर्फ यही पार्टी मधेश में रह जाएगी, दूसरा कोई पार्टी नहीं रहेगी। इसीलिए हम सब अभी से जनमत पार्टी में लगे, संगठन निर्माण में हिस्सा ले और इनके विजय में, इसके विजय अभियान में सहभागी बने अभी से। जनमत पार्टी भी तो राजपा फोरम जैसी ही हो गई कह के जो एक सवाल है, उस विषय में हमें सबसे पहले बीज पर ध्यान देना होगा कि दूसरी पार्टी का बीज क्या था और जनमत पार्टी का बीज क्या है। दूसरी पार्टी क्यों खुली, या राजपा फोरम जो था ये कैसे आया, तमलोपा कैसे आया, यह हम सबको देखना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि कांग्रेस में किसी नेताओं को पद नहीं मिला तो उससे अलग होकर अपना पार्टी खोल ली। कम्युनिस्ट में किसी को पद नहीं मिला तो उससे अलग होकर माओवादी में चले गए। माओवादी में भी पद नहीं मिला तो जाके फोरम बना लिए। इस तरह से हुआ है वहां पर। तो जिसका उद्भव ही, जिसका बीज ही होगा कि भाई पद के लिए बनाना है, तो वो तो पद के लिए बनी हुई पार्टी है, वो जनता के लिए थोड़ी बनी है। वो नेताओं को पद नहीं मिला, स्थान नहीं मिला तो पद के लिए बना लिया। कांग्रेस में कुछ नेताओं को पद नहीं मिला, लग रहा था अब नहीं चलेगा, तो कांग्रेस से फुट कर आके तमलोपा बना लिए। इस हिसाब से वह पार्टियां बनी। लेकिन जनमत पार्टी किसी पार्टी से फूट कर आई हुई पार्टी नहीं है। ये जनता के बीच में से संघर्ष करती हुई उठी है। जनता के बीच में से संघर्ष करके इसका जन्म हुआ है जनमत पार्टी का। इसके एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता मधेश के लिए संघर्ष करते करते पैदा हुए। ये कहीं से दूसरी पार्टी से छोड़कर, दूसरी पार्टी को फोड़कर बनी हुई पार्टी जनमत पार्टी नहीं है। मधेश के हक हित के लिए, अधिकार के लिए बनी हुई यह पार्टी जनमत पार्टी है, जिसके एक एक नेता अपना सब कुछ त्याग करके हर एक कष्ट यातना को झेलते हुए इस पार्टी को निर्माण किया है। दूसरी पार्टी में देखेंगे तो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसा वाला लोग ऐसे पोस्ट को खरीद ही लेते हैं, सांसद पद ही खरीद लेते हैं, मंत्री पद ही खरीद लेते हैं,
पार्टी के केंद्रीय समिति का पद ही खरीद लेकर शेयर होल्डर की तरह वह पार्टी बनी है। उनके नेताओं में कोई त्याग नहीं है, वो तो पद के लिए ही लगे हैं, आप देख सकते हैं। और पद के लिए जो भी कुछ, पैसा के लिए जो भी कुछ करने के लिए वो सब तैयार रहते हैं। लेकिन जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने जान तक भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब बीज ही अलग है, जब नेताओं का चरित्र ही अलग है, जब पार्टी बनाने का मकसद ही अलग है, तो जनमत पार्टी ये दूसरी राजपा, फोरम या अभी के जसपा जैसे कैसे हो सकती है। वो तो अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए, अपने नेता के अस्तित्व बचाने के लिए, अपने नेता का पद बचाने के लिए, अपना राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए वो सब एक दूसरे पार्टी से निकलकर अपना अपना गठन करते रहे। लेकिन जनमत पार्टी मधेश के हक हित अधिकार के लिए अपनी जान पर खेलकर बनाई हुई पार्टी है। जनता की अपनी पार्टी है, यह निस्वार्थ लोगों की पार्टी है, और इसलिए यह और दूसरी पार्टी से इसकी तुलना ही नहीं हो सकती। यह पार्टी तो नया है, भरखर आई है कह के जिसका सवाल है, तो हमको बताइए, अगर आप बाज़ार जाते हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो आप क्या कहते हैं? क्या आप कहते हैं कि मुझे 70 बरस पुराना मोबाइल दो, या 60 बरस पुराना मोबाइल दो, या 12 बरस पुराना मोबाइल दो? क्या आप कहते हैं जो लेटेस्ट मॉडल मोबाइल है वो दो? आप गाड़ी भी खरीदने जाते हैं, स्कॉर्पियो भी खरीदने जाते हैं, तो आप ये नहीं कहते हैं कि अरे 50 बरस पुराना मॉडल दो, 15 बरस पुराना गाड़ी दो, ये नहीं कहते हैं। लेटेस्ट मॉडल जो है गाड़ी का, स्कॉर्पियो का या दूसरी गाड़ी का, वो दिखाओ कह के ही कहते हैं। तो आपको गाड़ी चाहिए सबसे नया मॉडल, मोबाइल चाहिए सबसे नया मॉडल जिसमें इंटरनेट चल सके, हाँ, यूट्यूब देख सके, टिकटॉक बना सके, ऐसा मोबाइल चाहिए आपको, सबसे नया लेटेस्ट मॉडल। और पार्टी चाहिए आपको 60-70 बरस पुरानी कबाड़ी पार्टी जो चल भी नहीं सकता, स्टार्ट भी नहीं होता है, जिसका पहिया पहिया अलग हो चुका है, ऐसी गाड़ी। तो यह सर्वथा अनर्थ है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ऐसी गाड़ी 60-70 बरस पुरानी गाड़ी या 12-13 बरस पुरानी गाड़ी जिसका पहिया पहिया अलग हो गया है, जो स्टार्ट भी नहीं होता है, वो आपको कहीं भी नहीं ले जा सकता है। इसीलिए जो नई पार्टी आई है जनमत पार्टी, पूरा टेस्ट होकर आई है, रोड टेस्ट में पूरा 8 वर्ष रोड टेस्ट में पास होकर आई है कि नहीं, यही पार्टी के लोग संघर्ष कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं, गिरफ्तारी दे सकते हैं, मधेश के लिए हरदम कोशिश कर सकते हैं। यह साबित करके, यह रोड टेस्ट देकर खड़ी हुई जो पार्टी है जनमत पार्टी, वही पार्टी आपको गंतव्य तक पहुंचा सकती है। और इसीलिए हमें उसी पार्टी में लगना है, न कि कबाड़ी 70-80 या 10 बरस पुरानी पार्टियों में नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो ज़्यादातर युवाओं को देखते हैं, तो ये कमजोरी नहीं है, ये तो शक्ति है कि इसमें युवा लगा है, क्योंकि भविष्य तो युवा का है। आज भी अगर मान लीजिए आपके गांव पालिका में बाढ़ आ जाती है, तो क्या वो पुराने नेता सब जो टिनोपाल दे के धोती में बैठे रहते हैं, 70-80 बरस के पुराने लीडर सब, जाएंगे किसी जनता को बचाने के लिए? नहीं जा सकते। लेकिन अगर युवा के हाथों में अगर हमने नेतृत्व दिया, तो वो आपको बचाने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। बाढ़ आया तो बाढ़ में आपका उद्धार कर सकता है, आग लगी तो आग में आपका उद्धार कर सकता है, महामारी फैली तो महामारी में आपका उद्धार कर सकता है। तो युवाओं का लगना तो शक्ति है, पूरे समाज के लिए शक्ति है,
पूरे समाज के लिए सकारात्मक संदेश है और भविष्य है कि इसमें युवा लगा है तो भाई और कुछ हो ना हो, लेकिन पूरा भविष्य तो इसी का है, जनमत पार्टी का ही है। यह बहुत ही सुखद चीज़ है कि इसमें इतने युवा का आकर्षण है। जिन युवाओं को दूसरी पार्टी में मतलब नहीं रहता था, राजनीति से मतलब नहीं रहता था, ऐसे युवा सब, ऐसे ऊर्जाशील युवा लगे हैं, ऐसे लगनशील युवा लगे हैं, ऐसे पढ़े लिखे युवा लगे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, एक से एक व्यवसायी लोग सब लगे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है जनमत पार्टी की, यह बहुत ही सुखद संदेश है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी पार्टी में लगते तो कोर्ट कचहरी से, मुद्दा मामला से हमको बचा देता। तो हमको बताइए एक बात कि आप नेपाल के किसी भी जेल या हिरासत में चले जाइए, कहीं भी पूरे देश में आपको एक भी जनमत पार्टी का कार्यकर्ता जेल या हिरासत में नहीं मिलेगा, पूरे देश में भी। परंतु दूसरी किसी पार्टी का आप नाम ले लीजिए, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा या राजपा फोरम, किसी भी पार्टी का, उनका उनके सैकड़ों कार्यकर्ता आज भी जेल में बंद है, आज भी हिरासत में बंद है। तो कहाँ बचाकर निकाल देते हैं वो लोग। तो ये भ्रम है, ये जनता का भ्रम है कि दूसरी पार्टी में लगेंगे तो निकाल देगा। कांग्रेस पार्टी में एक से एक बड़े नेता, आफ्ताब आलम ही बंद है जेल में, भरकर ही बंद किया गया। कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन तो किए जगह जगह पर, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी पार्टी में भी वही हाल है। रेशम चौधरी बंद है, पूरा छटपटा रहे वर्षों से, कभी नहीं निकाल पाती वो पार्टियां। एक से एक नेता पर मुद्दा लगा हुआ है, नेता भागा हुआ है। महोत्तरी में सैकड़ों नेता अभी भी भागा हुआ है थमन बिक हत्याकांड के केस में। कहाँ दम पुगता है कि वो पार्टी उसको बचा दे। इसीलिए भ्रम है लोगों में कि दूसरी पार्टी में लगेंगे तो बचा देगा, नहीं, उल्टा फंसेंगे दूसरी पार्टी में लगेंगे तो। क्योंकि आपको मालूम है, आपने तो सुना होगा, अगर चोर के संगत में साधु भी रहेगा तो साधु भी सजा का भागीदार होता है। साधु भी फंसेगा, साधु को भी फांसी हो सकती है। इसीलिए अगर उन पार्टियों में रहे तो उन पार्टियों का जो चरित्र है, भ्रष्टाचार करने का, व्यभिचार करने का, दमन करने का, शोषण करने का, उस इल्जाम में आप भी कहीं न कहीं फंस सकते हैं। इसीलिए हम सबको साधु लोगों के साथ ही रहना है। साधुओं की जो पार्टी है जनमत पार्टी, उसी में हमको लगना है, ताकि हम सब पे कोई किस्म का कहीं भी प्रशासनिक कार्रवाई ना हो सके। क्योंकि हम सब सत्य के साथ हैं, हम सब निष्कलंक हैं, हम सब किसी भी गलत काम में कहीं नहीं फंसे हैं दूसरी पार्टी की तरह। इसलिए यह सबसे सुरक्षित पार्टी है। और यही कारण है कि आज के दिन में एक भी कार्यकर्ता जनमत पार्टी का कहीं भी किसी हिरासत या जेल में नहीं है। यह इतनी सुरक्षित पार्टी है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा तो दूसरी पार्टी में लगे थे, कांग्रेस पार्टी में लगे थे, एमआलए में लगे थे, माओवादी में लगे थे, हाँ, फोरम में लगे थे, तो हम इस पार्टी में कैसे लग जाएं। तो सोचने वाली बात है कि मान लीजिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, अगर गलती से उन्होंने मैला खा लिया या गलती से धोखा देकर उनको मैला खिला दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सब भी मैला ही खाते रहेंगे। सोचिए। और हमारे पूर्वजों के साथ वही हुआ है। उन्हें आश्वासन दिया गया कि मधेशियों की समस्या का समाधान होगा, मधेशियों को अधिकार मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। उन्हें धोखा देकर मैला खिलाया गया, उल्टा अधिकार छीना गया। तो यह जरूरी नहीं है कि हम भी आज वही गलती करते रहे,
वही मैला खाते रहें, यह जरूरी नहीं है। और आज यह ऐतिहासिक अवसर है, यह प्रायश्चित का अवसर है। यह मौका बार बार सभी को नहीं मिलता है। हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की, हमारे पूर्वजों के साथ जो धोखा हुआ और जिसके कारण से आज हमारे अधिकार छीना गया, हम मधेसी अधिकार विहीन हो गए, मधेश पर इतना दमन हुआ, उसको प्रायश्चित करने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है जनमत पार्टी में लगकर उसे प्रायश्चित करने का। इसीलिए हम सब जनमत पार्टी में ही लगे। दूसरी बात, जो कहावत में है ना, चाय से ज़्यादा केटली गरम, उन पार्टियों का तो कोई भरोसा नहीं है। 10 बरस में ही कई बार पार्टी का नाम बदले हैं, कभी इधर से मिलते हैं, कभी उधर से मिलते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। खुद नेता का कोई भरोसा नहीं है। जो नेता 17,000 आदमी की हत्या के लिए जिम्मेवार है, वो माओवादी छोड़कर कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है। जो कांग्रेस से छोड़कर आए थे, कोई कभी इधर बना रहा है, कभी उधर बना रहा है, कभी इसका अध्यक्ष हो जाता है, कभी उसका अध्यक्ष हो जाता है। जो माओवादी से छोड़कर आया था, जो एमआलए से छोड़कर आया था, वो भी वही कर रहा है, कभी ये बना रहा है, कभी वो बना रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। उन बड़े नेताओं की तो अपना भरोसा नहीं है। और उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई हम ये कैसे छोड़ दें। उनके बड़े नेता कभी इधर छोड़ के उधर जा रहे हैं, कभी उधर छोड़ के इधर जा रहा है, और उसके कार्यकर्ता को देखिए। तो यह हुआ चाय से ज़्यादा केटली का गर्म होना। जब नेता का कोई भरोसा नहीं है तो आप क्यों बोलते कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं? जिसने आपको बार बार धोखा दिया, जिसने मधेश को बार बार धोखा दिया, आप बाकायदा छोड़ सकते हैं। आप अपने गुलाम की मानसिकता को त्यागिए और देखिए दुनिया को। जनमत पार्टी में आके देखिए, मधेश की मुक्ति यहीं से संभव है। इसलिए हम सबको जनमत पार्टी में ही लगना है। आपने तो नेपाल सरकार से वार्ता कर ली, समझौता कर लिया, ऐसा क्यों? थोड़ी देर के लिए आप सोचिए तो आपको मिलेगा कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ कभी भी मिला है, वह वार्ता करके और पार्टी बनाकर मूलधार की राजनीति के द्वारा ही हुआ है। इसलिए वार्ता करने से कैसा घबराना? क्या स्कॉटलैंड, कैटलोनिया, साउथ सूडान में बिना वार्ता का ही संभव हो पाया? क्या बिना समझौता का ही वहाँ पर जनमत संग्रह हो पाया? निश्चित ही नहीं। पहले वहाँ पर वार्ता हुई, समझौता हुआ, फिर जनमत संग्रह तय किया गया। जब वार्ता ही नहीं होगी तब जनमत संग्रह ही कैसा होगा? इसलिए आपकी मांग चाहे कुछ भी हो, लेकिन होना तो अंत में वार्ता ही है। इसलिए वार्ता से कैसा घबराना कि वार्ता कर लिया। वो तो जलने वाले लोग कहते हैं कि भाई वार्ता हो गई, इसको मान सम्मान मिल गया, इसको रास्ता मिल गया, अब हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। वो जलने वाली जो पार्टियां हैं, जिनका पत्ता साफ होने वाला है, वो लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ संभव हुआ है वो तो वार्ता के माध्यम से हुआ है। तो हम सब तो वार्ता से घबराने की बातें नहीं। 2007 साल में ही प्रजातांत्रिक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत लोग मारे गए, और अंत में हुआ क्या? अंत में दिल्ली समझौता ही हुआ। कांग्रेस, राजा और भारत के बीच में त्रिपक्षीय समझौता ही हुआ, और उसी के तहत वह आंदोलन निष्कर्ष पर पहुंचा। वार्ता नहीं करके तो वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ समझौता वहाँ भी हुआ है। 2036 साल में ही नेपाल में जब आंदोलन हुआ और जिसके बाद जनमत संग्रह की घोषणा की गई, क्या वह बिना वार्ता और समझौता के संभव हो गया? नहीं। नेपाल में ही भयंकर माओवादी युद्ध हुआ, 17,000 लोग मारे गए, हजारों लोग बेपत्ता हुए। लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या
क्या सीधे आके सत्ता कब्जा कर लिया उन्होंने माओवादियों ने? नहीं, अंत में वृहत शांति समझौता ही हुआ। अंत में माओवादी को भी टेबल पर ही आना पड़ा, वार्ता ही करना पड़ा, समझौता ही करना पड़ा, और तभी जाके कुछ कर पाए। सूडान में स्वतंत्रता के लिए 22 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। 25 लाख से अधिक लोग मारे गए, 25 लाख से अधिक, सोचिए। लेकिन अंत में फिर हुआ क्या? अंत में फिर वार्ता ही हुआ, फिर समझौता ही हुआ, और उसके द्वारा ही आगे की रास्ता तय किया गया। मधेश आंदोलन ही हुआ 2064 साल में। तो अंत में हुआ क्या? 22 बूंदे समझौता हुआ, 8 बूंदे समझौता हुआ। तो हर एक आंदोलन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, क्यों छोटा क्यों ना हो, वार्ता तो उसमें होना ही है। बिना वार्ता का निकास ही नहीं है। यह बात जानना जरूरी है। नेल्सन मंडेला ही 26 बरस जेल में रहे, लेकिन अंत में किए क्या? खुद वहाँ के सरकार को पत्र लिखे कि मैं वार्ता में आना चाहता हूँ, मैं समझौता करना चाहता हूँ। खुद नेल्सन मंडेला जेल से पत्र लिखे और वार्ता समझौता करके ही बाहर निकले और अपने राजनीतिक गतिविधि को आगे बढ़ाया। तो अंत में वार्ता होना ही है। तो आज करें या कल करें, 2 आदमी के मरने के बाद करें या लाखों आदमी के मरने के बाद करें, होना तो अंत में वार्ता ही है। होना तो अंत में समझौता ही, आज हो या कल हो या 10 वर्ष के बाद हो, अंत में होना समझौता ही है, होना वार्ता ही है। तो वार्ता और समझौता से घबराना कैसा? जो होगा वो वार्ता और समझौता के मार्फत ही होगा, मूलधार की राजनीति में आके ही होगा। इसलिए कृपया भ्रम में ना पड़े। हम सब ने तो बहुत ही सही समय पर वार्ता की, ताकि मधेश में कोई ज्यादा क्षति नहीं हुई, किसी की जनधन की ज्यादा क्षति नहीं हुई, और हम सब एक मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे, अपने मांग को संबोधन कराने में कामयाब रहे। यह तो बहुत ही सही समय पर सही तरीके से वार्ता हुई है। तो उस हिसाब से हम सब सोचे और कोई आदमी भ्रम में न पड़े, क्योंकि जो होगा वो तो वार्ता के माध्यम से ही होगा। बांग्लादेश, कैटलोनिया, स्कॉटलैंड, साउथ सूडान, ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जनता को जो चाहिए वो निर्वाचन के मार्फत ही अब जन अभिमत देकर खुद हासिल कर सकती है, पर जनता, मधेसी जनता भी वही करेगी। लेकिन गांधी जी ने तो कभी समझौता नहीं किया कह के कुछ लोगों को भ्रम है। फिर गांधी जी के पथ पे चलने वाले आपने क्यों किया, ऐसा कह के भी सवाल करते हैं। तो यही समस्या रही है उन लोगों को। गांधी जी को पढ़ते नहीं हैं, गांधी जी के जीवनी को जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, गांधी जी के बारे में गहरी जानकारी हासिल नहीं करते हैं, और सतही जानकारी के आधार पर उछलते रहते हैं। क्या गांधी जी बिना वार्ता और समझौता को ही कोई राजनीतिक निकास दे पाए थे? गांधी जी की तो दिनचर्या ही थी, हर एक दिन अंग्रेज अफसर को पत्र लिखना, कोई न कोई समझौता के लिए, कोई न कोई वार्ता के लिए, कोई न कोई समस्या को हल कर देने के लिए। हर दिन उनका दिनचर्या ही था कि कोई न कोई पत्र लिखते रहते थे, कोई न कोई पत्र वे लिखते रहते थे। छोटी छोटी बातों के लिए भी अंग्रेज अफसर को वे पत्र लिखते रहते थे। गांधी जी बोअर युद्ध और जुलू युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से खुद हिस्सा लिए थे। अंग्रेजों की तरफ से सर्जेंट मेयर के रूप में अंग्रेज सरकार को मदद ही किए थे। प्रथम विश्व युद्ध में भी गांधी जी ने खुद ने अंग्रेजों की तरफ से मेडिकल सहायता की टुकड़ी खड़ी की थी। गांधी जी के ऊपर मुद्दा लगने पर वे सरकार से समझौता करके या धरोटी देकर ही बाहर निकलते थे। चाहे 1908 की गिरफ्तारी हो या 1913 की गिरफ्तारी, गांधी जी धरोटी देकर ही जेल से बाहर निकले थे और रिहा हुए थे।
कभी कभी गांधी जी के जर्मन दोस्त हर्मन कालेनबॉख धरोटी की रकम की व्यवस्था करते थे। इस तरह से गांधी जी बार बार धरोटी देकर जेल जाने से बचते थे, बार बार अंग्रेज अफसरों के साथ समझौता करते थे आवश्यक पड़ने पर और समस्याओं का समाधान करते थे। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में सन 1931 मार्च 5 को एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जब सत्याग्रह के क्रम में बहुत सारे सत्याग्रही गिरफ्तार हो गए थे और खुद गांधी जी को भी जेल हो गया था, उस पृष्ठभूमि में गांधी जी ने यह समझौता किया था। उस समझौते में हिंसा के आरोपियों के छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देने की मांग के बाबत कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। ऐसी मांगों को गांधी जी मानकर गांधी इरविन समझौता किया था। गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर नेपाल पुलिस के द्वारा हो रहे चरम दमन और आंदोलन में दिखी शिथिलता को मद्देनजर करते हुए गठबंधन और नेपाल सरकार के बीच में किया गया समझौता गांधी इरविन पैक्ट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हम सब ने गांधी के मार्ग पर चलते हुए ही यह 11 बुँदे समझौता किया है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। तो लोग फिर इतना हल्ला क्यों करते हैं? कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग गई? अब हमें यह देखना है कि मिर्ची किसको लगी, हल्ला कौन कर रहा है। स्वतंत्र मधेश गठबंधन और नेपाल सरकार के बीच की ऐतिहासिक वार्ता और समझौता से किसको मिर्ची लगी है? ये वही लोग हैं जो खुद ओली सरकार से वार्ता करने के लिए 80-80 बार टेबल पर बैठे, परंतु इनको डांट कर भगाया जाता रहा है। तो वे लोग तो जलेंगे ही कि आखिर डॉक्टर सीके राउत को इतना बड़ा राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनसे वार्ता कैसे हो गया। वे लोग अभी तक स्वतंत्र मधेश गठबंधन को दिखाकर अनेकों फायदा ले रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अब तो मूलधार की राजनीति में स्वराजियों के आने के बाद उनका पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए वे इनका विरोध कर रहे हैं, वे जनता में भ्रम फैला रहे हैं। और हमें भी देखना है कि क्या ये लोग पहले समर्थन करते थे? जब स्वतंत्र मधेश गठबंधन था तो जो लोग आज जो विरोध कर रहे हैं, उस समय क्या ये लोग समर्थन करते थे? नहीं, उस समय भी ये लोग खुद घोर विरोध करते थे। और विरोध ही नहीं करते थे, नेपाल सरकार से मिलकर, नेपाल प्रहरी से मिलकर, नेपाल प्रहरी को बुलाकर स्वराजियों पे दमन कराते थे, स्वराजियों को गिरफ्तारी कराते थे। आज वही लोग वार्ता से जल भी रहे हैं, समझौता से जल भी रहे हैं। ये देखने की बात है। जो लोग हमारा नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, जो हमारे विरोध में अनेकों गैंग चलाते थे, जो सीके राउत को जेल भेजना पड़ेगा, सीके राउतलाई जेल हाल्नुपर्छ कह के नारे लगाते थे, ऐसे लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। जो लोग हमारे लिए एक दिन भी सड़क पर नहीं उतरे, जो लोग एक दिन भी हमारे लिए नौकरी छोड़कर नहीं आ पाए सड़क पे, जो लोग हमारे समर्थन में कभी एक लाइन नहीं लिख पाए, ऐसे लोग आज विरोध कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। यह अर्थ एक बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि आज उनको तकलीफ है कि भाई अब तो स्वराजी मूलधार की राजनीति में आ गया, अब तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। वे लोग जानते हैं, इसीलिए इतने बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अब उनका धंधा पानी और ठेकेदारी चौपट होने वाला है। काम करने कालू और मक्के खाने भालू। अभी तक वही रहा है। काम स्वराजी करता था, जनता को सचेत स्वराजी करता था, जनमानस में मधेशवाद स्वराजियों ने फैलाया और जनता का मत लेकर उसका दुरुपयोग दूसरी पार्टी लोग कर रहे थे। अब वह बंद होने वाला है, इसीलिए वो सब तिलमिलाए हुए हैं। स्वतंत्र मधेश गठबंधन ने अपने शांतिपूर्ण मार्ग से, स्वराजियों के निस्वार्थ समर्पण से
मधेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। यह आगे के दिन में देखने को मिलेगा। मूल्यांकन करने के लिए अभी आगे की समय तो पड़ी है ना, इतनी जल्दी क्या है। जनमत पार्टी अपनी विजय यात्रा में निकल चुकी है। 11 बुधे सहमति की पृष्ठभूमि क्या है? तो 2074 साल अगहन के निर्वाचन के बाद ही पार्टी बनाने के विषय को लेकर जब हम सभी जनता के घर घर गए, उस समय जनता ने ही घर घर से हम सबको कहा कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आपकी पार्टी क्या है। यह सवाल सारी जनता ने हम सबसे किया, क्योंकि जनता यहाँ राजनीति का मतलब वही समझते हैं और वास्तव में वही समझ पाते हैं। जनता का यह सवाल बहुत ही अहम रहा। जनता ने बार बार यह कहा कि पहले आप अपनी पार्टी बना कर आइए, पहले आप अपना चुनाव चिन्ह लेकर आइए, तब जाकर हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। बिना चुनाव चिन्ह का, बिना पार्टी का हम सभी आपको समर्थन कैसे करें। इस हिसाब से जनता ने अपनी दुविधा पेश की और उसी जनता की मांग को देखते हुए, क्योंकि हम सब जनता के सेवक हैं, जनता जो चाहेगी अंततः वही होगा। तो जनता की मांग थी वह कि आप सभी पार्टी बनाकर आइए, आप सभी अपना निर्वाचन चिन्ह लेकर आइए, क्योंकि आपको हम सब देख रहे हैं, बहुत दिनों से ईमानदारी से खट रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं मधेश के लिए। हम सबको समर्थन करने का मन भी है, लेकिन आप पहले पार्टी बनाकर तो आइए, चुनाव चिन्ह लेकर तो आइए। यह बात जनता ने जब कही तो हम सब भी उस पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए और तभी से हम सब ने 10 महीना के दौरान में अनेकों बार बैठक किए, अनेकों बार पार्टी बनाने के विषय को लेकर हमारे समूह में छलफल हुआ, केंद्रीय नेताओं के बीच में छलफल हुआ, प्रमुख लोगों के बीच में छलफल हुआ कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि संगठन की स्थिति भी नाजुक थी। संगठन पर लगभग पूर्णतः प्रतिबंध ही लगा दिया गया था। कार्यक्रम करने की बात तो दूर, राजनीतिक गतिविधि की बात तो दूर, सामाजिक कार्य के लिए भी जब स्वराजी निकले, जैसे तीर्थ यात्रियों को पानी पिलाने के लिए भी जब स्वराजी घर से निकले, तो भी उन्हें पकड़कर मुद्दा लगा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ऐसी अवस्था संगठन के लिए आ गई। इसीलिए प्रमुख नेताओं ने, प्रमुख व्यक्तियों ने, संगठन के लगे प्रमुख लोगों ने यह निर्णय किया कि नहीं, अब पार्टी बनाकर ही आगे बढ़ा जाए। जनता की भी मांग वही है, परिस्थिति की भी मांग वही है, तभी जाकर हम सब कुछ कर सकेंगे, कह के ही यह निर्णय किया गया। उसी समय में नेपाल सरकार ने वार्ता समिति भी बना रखी थी, उनसे भी हम सब वार्ता करने के लिए आगे बढ़े। परंतु उसी समय में आसीन 3 गते जो जनकपुर में हम सभी का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को लेकर मुझे गिरफ्तार किया गया और पार्टी की घोषणा करने से पहले ही मुझे जेल तक जाना पड़ा और काफ़ी महीनों जेल में ही बिताना पड़ा। पार्टी की घोषणा हो नहीं पाई, हालांकि वह पहले ही निर्धारित हो चुकी थी। और जब मैं जेल में था तभी 2075 साल फाल्गुन महीने में नेपाल सरकार ने स्वतंत्र मधेश गठबंधन और विप्लव समूह पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का निर्णय कर लिया था। इसलिए सर्वोच्च अदालत द्वारा जेल से रिहा करने के निर्णय के पश्चात ही तुरंत ही पार्टी बनाने और मूलधार की राजनीति में आने की घोषणा करनी पड़ी। उस कारण से, क्योंकि उसी समय, उसी हफ्ता में आपको मालूम होगा कि विप्लव पर प्रतिबंध लगाया गया, उसमें खास में हम सब पर भी वही समय में प्रतिबंध लगाने का निर्णय होने वाला था। उसी को रोकने के लिए हम सब ने तुरंत ही जेल से निकलने के बाद ही
पार्टी बनाने और मूलधार की राजनीति में आने की घोषणा करने का कारण हुआ है। और आपको मालूम है कि उसके तुरंत बाद ही, उस घोषणा के तुरंत बाद ही, कुछ दिन बाद ही फाल्गुन 28 गते मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा विप्लव समूह पर कड़ा प्रतिबंध घोषणा करके उनके हजारों कार्यकर्ताओं पर दमन करने का शुरुआत कर दिया गया। इसलिए यह बहुत ही सही समय पर लिया गया फैसला था, जिसके कारण से आज हमारे लाखों कार्यकर्ता बच पाए, सुरक्षित रह पाए और मधेश में अपने घर में रहते हुए भी आज काम करने के लिए, खुल्लम खुल्ला काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसा वातावरण उनको मिला है, यह उसी का बदौलत है कि सही समय पर हम सब वह निर्णय ले पाए और उसकी घोषणा कर पाए। कुछ लोगों को लगता होगा कि यह समझौता रातारात कैसे हो गया। नहीं, ये समझौता कोई रातारात नहीं हुआ है। यह पार्टी बनाने का निर्णय भी रातारात नहीं हुआ। इसके लिए 10 महीना तो हम सब ने बैठकर 10 महीना के दौरान वह होमवर्क किया गया था और यह समझौता के लिए भी महीनों का होमवर्क लगा है। आप बताइए, जिस समझौता पर महीना दिन तक विवाद ही चलता रहा, नेपाल के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी को समझने के लिए ही, उस समझौता को समझने के लिए ही महीनों लग गया। वो समझौता क्या लगता है आपको एक रात में लिखा गया होगा, एक दिन में लिखा गया होगा? नहीं, उस समझौता को ड्राफ्ट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी महीनों का कसरत, महीनों का मेहनत लगा है और तब जाके हम सब अपनी मांग को पूरी करा पाए हैं। जेल जाने से पहले ही उस समझौता पे होमवर्क शुरू कर दिया गया था और जेल जाने के बाद भी उस पर गृह कार्य चलता रहा। अनेकों बार उसको ड्राफ्टिंग किया गया, अनेकों बार दोनों पक्षों में असहमति आई और तभी जाकर हम सब अंततः जाकर अपनी मांग को पूरा कराने में सफल हुए। और हम सभी तो हर समय, हर वक्त मधेश के लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर मधेशियों की मांग पूरा हो जाए, अगर मधेश की मांग पूरा हो जाए तो हम तो अपना सर काट के अभी भी देने के लिए तैयार है। खाली मधेश कोई कह दे कि नहीं, इससे अगर मधेश की मांग पूरा हो जाएगी, हमारा जो लक्ष्य था उससे पूरा हो जाएगा, हम अपना सर अपने हाथों से काट कर अभी भी देने के लिए तैयार है। इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि हम सब जान को, अपनी जान को उसी दिन, जिस दिन घोषणा किया था मधेश के लिए लड़ेंगे, उसी दिन अपनी जान को हथेली पर रख के हम सब चलते हैं। और वही ये जो निर्भयता दिखती है, यह उसी का परिणाम है। या 2 दर्जन बार जो गिरफ्तारी हुई, बार बार जो जेल गए, बार बार जो जान पर खेल गए, यह उसी निर्भयता का परिणाम है, उसी समर्पण का परिणाम है। दूसरे नेता पर तो एक मुद्दा लगता है, विदेश भाग जाता है, लेकिन हम सब यहीं पर अड़े रहे क्योंकि हम सबको अपने जान देने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी। हम सब जान देने के लिए सचमुच तैयार थे और हैं। इसलिए कोई भ्रम में न रहे। यह बहुत ही अहम फैसला हम सब ने लिया और आज उसी फैसला के तहत हम सब खुलेआम पूरे मधेश में काम करने के लिए योग्य हैं, काम कर पा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला काम कर पा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला संगठन बना पा रहे हैं। यह उसी समझौता का देन है और इतनी जो आम सभाएं हो पाई है वह भी उसी का देन है। पार्टी खोलना ही था तो पहले क्यों नहीं? मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना है, आप एक ट्रेन पर बैठकर आ रहे थे, अब गंतव्य के पास पहुंच गए, लगभग 10 किलोमीटर बाकी है, वहाँ पर पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर ट्रेन की पटरी पूरी तरह टूटी हुई है, वहाँ पर बाढ़ आ गया है, पुल जो है टूट गया है। तो आप क्या कहेंगे? हमने तो ट्रेन से सफ़र किया तो इसी ट्रेन पे आगे बढ़ते जाएंगे, कि आप वहाँ से उतरकर, नाव होता है तो नाव को लेकर दूसरी माध्यम से आप उस रुकावट को पार करके बाकी दूरी तय करेंगे। मान लीजिए आप नाव पे सवार होकर वो रुकावट को पार करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर नाव पे ही चढ़ना था तो शुरू से नाव पे क्यों नहीं आए? यह नहीं होता है।
जब तक आप रेल पे चढ़ के, जब तक आप ट्रेन पे चढ़ के आ सकते थे, आप ट्रेन पे चढ़कर आए। आगे रास्ता नहीं है, बंद था, तो आपने नाव ले लिया, नाव पे सवार होकर बाकी का रास्ता तय किया। उसी तरह जब तक गठबंधन चल सकता था, गठबंधन से रास्ता तय किया गया। आगे की रास्ता पार्टी बनाकर तय की जाएगी, इसमें कौन सी दुविधा की बात है। और लीडरशिप जो होता है वो डायनामिक होता है, बदलती परिस्थिति के अनुसार अपना स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ता है। बदलती परिस्थिति के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करने वाला ही सही लीडरशिप होता है। गर्मी आई तो हम कहेंगे पंखा चलाओ, मच्छरदानी दो, और ठंड आएगी तो हम कहेंगे ब्लैंकेट दो। ठंड आएगी और हम कहेंगे नहीं भाई हमको पंखा चलाओ, तब नहीं होगा। तो लीडरशिप जो होता है वो डायनामिक होता है। क्या आवश्यकता क्या है, परिस्थिति की मांग क्या है, कैसे हम सब सुरक्षित रह सकते हैं, उसको देख के उस अनुसार से निर्णय लेना पड़ता है। वही सच्चा लीडरशिप है। इसलिए जो भी समझौता हुआ है वह बहुत ही सही समय पे हुआ है, जिसके कारण से आज हमारे लाखों कार्यकर्ता सुरक्षित है, मधेश सुरक्षित है, मधेश का भविष्य सुरक्षित है। अगर वह नहीं हुआ रहता तो आज हमारे लाखों कार्यकर्ता पे दमन हुआ रहता, लाखों कार्यकर्ता भूमिगत होने पे मजबूर रहते, लाखों कार्यकर्ता देश छोड़ने पर मजबूर होते, कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए यह बहुत ही सही समय पर सही समझौता होकर हम सब आगे बढ़े हैं। पार्टी बनाने से क्या फायदा हुआ है? तो पार्टी बनने से पहले हम सब इस कगार पे पहुंच चुके थे जहां पर संगठन की राजनीतिक गतिविधि तो क्या, हम सब सामाजिक कार्य भी नहीं कर पाते थे। यही जनकपुर धाम में विवाह पंचमी के अवसर पर जब कुछ कार्यकर्ताओं ने यात्रुओं को, तीर्थ यात्रुओं को पानी पिलाने का स्टॉल रखा और मंदिरों की सर सफाई की, तो पकड़ के 17 आदमी पर मुद्दा लगा दिया। उन्हें पकड़कर हिरासत में रख दिया गया। कोई भी गांव में सर सफाई का भी कार्यक्रम, गांव में, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, गांव में भी, सरलाई के सिसोट गांव में जैसे कि हुआ, गांव में भी कहीं सर सफाई का कार्यक्रम भी रखते थे तो वहाँ का आदमी ही फ़ोन करके पुलिस को फ़ोन करके पकड़वा देती थी। दमन इतना ज़्यादा हो गया था कि हम सब सामाजिक कार्य, जनता के भलाई के कार्य भी नहीं कर सकते थे, राजनीतिक गतिविधि की तो बात ही छोड़िए। ऐसे अवस्था में संगठन पहुंच गया था। तारीख लेने के लिए भी जब हम सब गए तो भी गिरफ्तारी होती थी, और इस कारण से जनता भी इतनी भयभीत हो गई थी कि कोई संगठन में लगना ही नहीं चाहता था, कोई जुड़ना ही नहीं चाहता था। जब संगठन में कोई लगेगा ही नहीं, कोई संगठन विस्तार होगा ही नहीं, तो संगठन का लक्ष्य पूरा होगा कैसे? पहले जनता लगेगी, संगठन विस्तार होगा, तब न कोई लक्ष्य पूरा होगा। जब संगठन में कोई जनता डर के कारण से जुड़ना ही नहीं चाहेगी, लगेगी ही नहीं, तो संगठन का लक्ष्य पूरा होगा कैसे? संगठन तो पूरा ठप्प हो चुका था। और उतना ही नहीं, नेपाल सरकार ने हम सब पर कड़ा प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णय ले लिया था। विप्लव समूह के साथ साथ हम सब के ऊपर भी कड़ा प्रतिबंध लगाने का निर्णय हो चुका था। विप्लव समूह तो वैसे भी शासक वर्ग के हैं, तो भले वो सशस्त्र गतिविधि करते हैं तो भी उनके कोई भी कार्यकर्ता पकड़ो पड़ता है तो वहाँ पर उनके लिए बोलने वाला मानवाधिकार कर्मी होता है, उनके लिए बोलने वाला राष्ट्रीय समाचार पत्र होता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई दमन होता था, कोई गिरफ्तारी होती थी, तो बोलने वाला कोई मानवाधिकार कर्मी, कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र, कोई स्थानीय समाचार पत्र भी नहीं होता था। आप सभी जानते हैं, क्यों सबकी अपनी मजबूरी थी, सबको अपना डर था, ये अवस्था था। तो हम सब पे जो प्रतिबंध लगता और हमारे कार्यकर्ताओं पर जब दमन होता वो बहुत ही क्रूर दमन होता। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भयानक दमन करने की रणनीति नेपाल सरकार ने बना ली थी। और वास्तव में आपने देखा
कि समझौता होने के कुछ ही दिन के बाद में विप्लव समूह पर प्रतिबंध लगाया और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। तो सोचिए, जब विप्लव समूह पे इतना दमन हुआ तो हमारे समूह पर कितना होता, क्योंकि हमारे लिए तो बोलने वाला भी कोई नहीं था, हमको देखने वाला भी, हमारे समूह को देखने वाला भी कोई मानवाधिकार कर्मी या कोई नागरिक समाज नहीं था। तो ये हालत थी। परंतु आज पार्टी बनने के कारण से, समझौता होने के कारण से, मूलधार में आने के कारण से आज हमारे लाखों कार्यकर्ता सुरक्षित हैं, अपने घर पर खुलेआम रह सकते हैं। उन्हें कोई भूमिगत नहीं होना पड़ा है, उन्हें अपना घर छोड़कर विदेश भागना नहीं पड़ा है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ा है। वह खुलकर, छाती खोलकर यहीं मधेश की भूमि पर रह के काम कर सकते हैं। यह उसी समझौता के बदौलत है। जहाँ पर एक गांव के भीतर में भी नेपाल सरकार हम सबको एक सामाजिक कार्य भी नहीं करने देती थी, आज हम सब खुल्लम खुला राजनीति कर सकते हैं, खुल्लम खुला जाके संगठन बना सकते हैं, खुल्लम खुला हम सब सभाएं कर रहे हैं, खुल्लम खुला प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे संगठन के लिए। जहाँ पुलिस पहले हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन करती थी, आज वहीं पर हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा देती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले संगठन में जनता को जुड़ने के लिए डर लगता था, भय लगता था, त्रास लगता था, वहीं पर आज खुल्लम खुला जनता जुड़ रही है। यह संगठन के लिए बहुत ही उपलब्धि है। जहाँ पर पत्रकार, मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाज के सदस्य हम सबसे मिलने के लिए भी घबराते थे, कोई खबर तक लेने नहीं आता था, वहीं पर आज उन सब से भी संवाद करने का रास्ता खुला है। यह भी बड़ी उपलब्धि है। पार्टी बनने के कारण से हम सब एक औपचारिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सबको मान्यता मिली है। अब जन अभिमत लेने का रास्ता खुला है, जो जन अभिमत लेकर हम सब पूरे विश्व में एक संदेश दे सकते हैं। और हम सब की जो मांग थी, और सबसे बड़ी बात, हम सब की जो मांग थी, हम सब की मांग क्या थी? हम सब का नारा ही था, अब की बार एक ही मांग, जनमत संग्रह का हो ऐलान। तो वह मांग हमारे समझौता के बुदा नंबर 2 से पूरी हुई है। जन अभिमत लेने का रास्ता खुला है पार्टी बनने से। अब हम सब खुल्लम खुला जनता से वह जन अभिमत ले सकते हैं और निर्वाचन के मार्फत ही विजय हासिल करके अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, सामुदायिक स्वराज को ला सकते हैं। यह औपचारिक रूप से ही हम सब के लिए रास्ता खुला है। इसलिए पार्टी बनाने से हम सबको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। हर एक तरफ से हम सबको सुरक्षा मिला है और संगठन का विस्तार तीव्र गति में हो रहा है। हमारे समझौते और दूसरी पार्टी के, जैसे राजपा फोरम, समाजवादी पार्टी के समझौते में क्या फ़र्क है? तो बुदा नंबर 1 देखिए, हमारा समझौता जो है वह सर्वोच्च स्तर पर हुआ है, सबसे ऊपर स्तर पर। मान लीजिए आप अमेरिका में अगर समझौता करेंगे तो वहाँ के लिए सबसे उच्च स्तर कौन होता है? अमेरिका की सरकार से करेंगे। भारत में करेंगे तो सबसे हाई लेवल, सबसे उच्च स्तर पर जो समझौता संभव है वह है भारत सरकार से। और नेपाल में करेंगे तो नेपाल सरकार से। तो यह समझौता, हमारा जो समझौता है वह स्वतंत्र मधेश गठबंधन और नेपाल सरकार के बीच में सर्वोच्च स्तर पर हुआ है। जबकि दूसरी पार्टी राजपा फोरम की समझौता को आप देखिए, उल्टा कर देखिए, वह समझौता किसके साथ हुआ है? कभी नेकपा एमाले के साथ हुआ है, कभी नेपाली कांग्रेस के साथ हुआ है, कभी राप्रपा के साथ हुआ है, तो कभी ओली जी के साथ हुआ है। एक और ओली जी का साइन है, एक और उनका साइन है। कभी शेर बहादुर देवबा के साथ हुआ है, कभी शेर बहादुर देवबा का साइन है, उधर इसका साइन है। इस तरह से उन लोगों का जो समझौता है किसी पार्टी विशेष से हुआ है, एमआलए पार्टी से हुआ है, कांग्रेस पार्टी से हुआ है, माओवादी से हुआ है,
व्यक्ति विशेष से हुआ है, ओली जी से हुआ है, प्रचंड जी से हुआ है, शेर बहादुर देवबा जी से हुआ है। ऐसा व्यक्ति और पार्टी विशेष से उन लोगों का समझौता हुआ है। ये फर्क है। हम सबका सर्वोच्च स्तर पर हुआ है, उनका किसी पार्टी एमआलए से, कांग्रेस से, माओवादी से हुआ है। व्यक्ति विशेष से हुआ है, ओली जी से हुआ है, प्रचंड जी से हुआ है, शेर बहादुर देवबा जी से हुआ है। दूसरी बात जो है, हमारा समझौता जो है वह समान स्तर पर हुआ है। एक तरफ स्वतंत्र मधेश गठबंधन है और दूसरी ओर नेपाल सरकार, उस स्तर पर समान रखकर हुआ है। जबकि उन लोगों का समझौता जो है नतमस्तक होकर, उन लोगों को तो समझौता लिख कर देता है कि इस पर साइन करो, इस हिसाब से समझौता हुआ है। वो लोगों का समझौता समान स्तर पर नहीं, वो नतमस्तक होकर, झुक कर कि इस पर साइन करो, उंगली का छाप लगाओ कह के, ऐसा कह के हुआ है। ये फर्क है। तीसरी बात है, हम लोगों का समझौता जो है वह ऐतिहासिक रूप में हुआ है। इतना मान सम्मान के साथ नेपाल के इतिहास में किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं हुआ था। माओवादी के साथ भी ऐसा मान सम्मान के साथ समझौता नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी पार्टी के नेता, दूसरी पार्टी जो है वो चाय बिस्कुट पर, बिना किसी कार्यक्रम के, अपने सारे मान मर्यादा को बेचकर, अपने सारे मान मर्यादा को तिलांजलि देकर, नतमस्तक होकर दूसरी पार्टी सब किया है। उसमें कोई सम्मान नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं, कोई किसी को याद नहीं रहता। ऐसा क्षणिक समझौता सब है। चौथा, हमारा समझौता जो है वो पूर्ण रूप से खुल्लम खुल्ला समझौता हुआ है। पूरे देश की जनता को साक्षी रखकर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साक्षी रखकर, पूरे टीवी पे लाइव आकर समझौता हुआ है। कोई गोप्य तरीके से नहीं हुआ है, खुल्लम खुल्ला तरीका से हुआ है। हर एक माननीय सब वहाँ पर बैठे थे, पत्रकार सब पूरा बैठे थे, देश विदेश देख रही थी, इस तरह से हुआ है। जबकि दूसरी पार्टी के समझौता गुपचुप छुपकर, अंधेरे कमरे में बैठकर, सोफा पे ऐसे बैठकर गुपचुप करके हो जाता है, लेन देन करके, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। उस तरह से ये फोरम राजपा समझौता करते रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, ऐसे करके। ये फर्क है। 5वें नंबर में, हमारा समझौता जो है वो पहले ही घोषणा करके हुआ है। पहले ही घोषणा कर दिया गया था कि यहाँ पर समझौता होने वाला है, आप सभी लोग देखने के लिए आइए, साक्षी बनने के लिए। ऐसे घोषणा करके हमारा समझौता हुआ है। उन लोगों का समझौता जो हुआ है वो गुपचुप एक कमरे में, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर गलत हो रहा है, लेन देन हो रहा है, इसीलिए गुपचुप कमरे में बंद करके चुपके से उन सबका समझौता हुआ है, राजपा फोरम का। हमारा जो समझौता हुआ है वह हमारी मांग को पूरा करके, विजय हासिल करके हुआ है। हमारी मांग क्या थी? अब की बार एक ही मांग, जनमत संग्रह का हो ऐलान। हमने वहीं से, मंच पर से ही कह दिया था, ये कोई छुपाने की बात नहीं, तो वहीं मंच पर से उद्घोषण किया था कि यहाँ से, इस समझौता से हमारी मांग पूरी हुई है, क्योंकि हमारा एक ही मांग था, अब की बार एक ही मांग, जनमत संग्रह का हो ऐलान, और वह मांग पूरी हुई है। आप जाके रिकॉर्ड जाके सुन सकते हैं, वह हमने वहीं पर कह दिया था कि हमारी मांग पूरी हुई, यह हमारी विजय है। लेकिन दूसरी पार्टियों ने जो समझौता किया, उसमें से 11 बूंदे, उन सबका मांग था 11 बूंदे मांग, उन 11 बूंदे मांग में से आज तक भी एक मांग पूरा नहीं हुआ है। तो वह कोई मांग पूरा करने के लिए समझौता नहीं हुआ था, वो तो मंत्री पद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, लेन देन करने के लिए वो समझौता हुआ। तो वो जनता की मांग, 11 बूंदे मांग में से कोई मांग आंदोलन का पूरा नहीं हुआ है। हमारा समझौता इस तरह से हुआ है कि सत्ता पक्ष के नेता ही जलने लगे, कहने लगे तो दुई देश बीच को समझौता जस्तो छ।
हमारा समझौता ऐसा है, दुई देश को बीच को जस्तो साफ दिखाई देता है। उन लोगों का समझौता क्या है? कभी ओली के साथ, कभी प्रचंड के साथ, कभी देवबा के साथ और व्यक्ति विशेष के साथ समझौता है। एक और ओली का साइन रहता है और एक और इन लोगों का साइन रहता है। आप देखिए, समझौता उल्टा कर देखिए। 8वें नंबर में हमारे समझौते में कोई लेन देन नहीं है। हमने सारे चीज को ठुकरा कर सिर्फ राजनीतिक सैद्धांतिक पवित्र समझौता किया है। वह समझौता में साफ दिखाई देता है और उसके बाद के कार्यान्वयन में भी दिखाई देता है। लेकिन उन लोगों के समझौता में क्या है? खुल्लम खुल्ला उसी समझौता में बुंदा नंबर में लिखा रहता है, नेपाल सरकार में शामिल होने छ, इतना मंत्री लेंगे, इतना मंत्री बनेंगे। वहीं पर लेन देन साफ वहीं पर दिया रहता है। भीतर में जो होता है लेन देन वो तो होता ही है उन सबका। कभी राष्ट्रीय सभा के 2 सीट के लिए लेन देन होता है। तो इस तरीके से उन सब का जो समझौता है वह लेन देन वाला समझौता है। हम सबका कोई लेन देन वाला समझौता नहीं। हम सब ने सारी चीज़ों को ठुकरा कर कहा कि नहीं, हमको जो चाहिए वो हम खुद बना लेंगे, खाली हमें हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर दिया जाए, राजनीतिक रूप में काम करने का अवसर दिया जाए, हम सब बाकी चीज़ें अपने खुद हासिल कर लेंगे। हम सब ने नेपाल सरकार को झुकाकर समझौता किया है। हम सब ने नेपाल सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया शांतिपूर्ण आंदोलन के मार्फत। उनको पता नहीं चल रहा था कि अब करेंगे तो करेंगे क्या, ये लोग तो हिंसा भी नहीं करते हैं कि कुछ कर दे। इस तरह से वो झुकने पर मजबूर हो गया। लेकिन दूसरी पार्टी के नेता क्या है? सरकार के आगे झुककर नतमस्तक होकर समझौता करते रहे। और हमारा जो समझौता है वह हीरा है, गंगा है, गंगा की तरह पवित्र है। और दूसरी पार्टी द्वारा जो मधेश के नाम पर समझौता किया गया है वह गोबर की तरह है। वह कहेंगे तो गटर की गंदगी है जो अच्छे खासे पवित्र आदमी को भी कलंकित कर दे। ऐसा लेन देन वाला समझौता सब किया है उन लोगों ने। तो हम सब ये निश्चिंत रहे कि हमारा जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिससे हमारी मांग पूरी हुई है, जिससे मधेशियों का मांग पूरा हुआ है, जो ऐतिहासिक समझौता है उसको हम सब गर्व के साथ कह सके। और यह इतिहास देखेगी, यह जनता देखेगी आगे के दिन में। इसमें हम सब बहुत ही गर्व से कह सकते हैं। अब जिन लोगों की आशंका है कि मधेश में सब ऐसे ही तो है, फिर जनमत पार्टी इससे अलग कैसे? इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी ज्योतिष जैसे भविष्यवाणी न करें। मान लीजिए +2 की परीक्षा में किसी दूसरे का बेटा फेल हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि हम अपने बेटा को पढ़ाएंगे ही नहीं या अपना बेटा पैदा ही नहीं करेंगे? ये होता है? नहीं होता है। भले ही 10 में से 6 आदमी 7 आदमी फेल भी हो जाएगा, बहुसंख्यक फेल भी हो जाएगा, तो भी आप ये नहीं सोचते कि बहुसंख्यक आदमी तो फेल ही हो रहा है तो हम अपने बेटे को क्यों पढ़ाएंगे। ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपका बेटा कैसा होगा, क्या बनेगा, क्या करेगा, वह आपकी परवरिश पे निर्भर करता है। आप उनको कैसी व्यवस्था देते हैं, कैसे वातावरण देते हैं, क्या माहौल देते हैं, कैसे परवरिश करते हैं, इस पर निर्भर होता है। इसीलिए खाली दूसरे फेल हो गया, दूसरे ने तो ऐसा किया, क्योंकि हम सब किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जनमत पार्टी हम सब के हाथों में है। जनमत पार्टी में एक से एक त्यागी लोग लगे हुए हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग लगे हैं, एक से एक विजनरी लोग लगे हुए हैं। तो जरूर जहाँ पर दूसरों को सफलता हासिल नहीं हुआ वहाँ भी यह पार्टी सफलता हासिल करेगी, ये बात है। और जब हम सब राजनीति में भी आए, प्रवेश किए, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने आशंका की, लेकिन स्वराजियों ने जिस निस्वार्थ भाव से काम किया,
आज पूरे दुनिया में, पूरे समाज में स्वराज ने अपना चिन्ह बना लिया है, अपनी पहचान बना ली है कि कोई निस्वार्थ भाव से काम करने वाला है, कोई भूखा रह के काम करने वाला है तो वह स्वराजी ही है, वो जनमत पार्टी का कार्यकर्ता है कह के ऐसा इमेज बना चुके हैं। त्याग का पर्याय जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता बन चुके हैं, स्वराजी बन चुके हैं। तो जब राजनीति में वो सफलता हम सब ने हासिल किया तो आगे के दिन में भी हम सब सफलता हासिल करेंगे। यह बात हम सबको पूरे विश्वास के साथ आस्था रखनी होगी। जनमत पार्टी का नेतृत्व आज भी समाज में प्रतिष्ठित और अच्छे आचरण के लोगों के हाथों में है, जो हमेशा मधेश के लिए प्रतिबद्ध है, मधेश के लिए कटिबद्ध है। जब पार्टी का नेतृत्व अच्छा रहेगा तो पार्टी जरूर सफलता को हासिल करेगी। हम सभी प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकार के मुद्दे या मधेसी नेताओं के मुद्दे क्यों ज़्यादा उठाते हैं? पहाड़ में उतना भ्रष्टाचार होता है, पहाड़ी नेता उतने भ्रष्टाचार करते हैं, उस पर क्यों नहीं? हमारा सरोकार मधेश है, हमारा उद्गम स्थल मधेश है, राजनीति में आने की वजह ही मधेश है। तो मधेश में क्या हो रहा है यह हमारा सरोकार है। हम सब राजनीति में प्रवेश मधेश के कारण से किए थे, तो हम सबको मधेश में भ्रष्टाचार हो रहा है कि मधेश की स्थिति विनाश हो रहा है कि यह ज़्यादा मायना रखता है। ओखलढुंगा में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा मायना जनकपुर धाम में भ्रष्टाचार हुआ कि यह हम सब के लिए ज़्यादा मायना रखता है। और इसीलिए हम सब मधेश की बात को ज़्यादा उठाते हैं, क्योंकि इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, इससे हमारे गांव समाज प्रभावित होता है। अगर यहाँ मधेश में भ्रष्टाचार होता है तो इससे हमारे गांव समाज सीधे प्रभावित हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हम सब यहाँ के मुद्दों को उठाएंगे, जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, जिससे हम सबको प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ रहा है, उस चीज़ को हम सब यहाँ से उठाते। परंतु जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार करके अकुत संपत्ति कमाते हैं, वो लोग, वो नेतागण तो चाहेगा ही कि हम सब यहाँ पर चुप रहें, इनकी बातों को न उछाले और उन्हें भ्रष्टाचार करते रहने दे, ये तो चाहेगा ही। इसीलिए वो लोग ऐसी बातों को उठाते हैं। परंतु हम सबको तो मधेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके, समृद्धि हासिल कर सके, विकास यहाँ पर हो सके। आप सभी एक पार्टी क्यों नहीं बन जाते हैं? हम सभी ने अपनी जान पर खेलकर मधेसी जनता के लिए एक बोतल पानी लाए हैं। मान लीजिए सफा पानी, पीने का पानी, जिससे ये प्यासी मधेसी जनता अपनी प्यास बुझा सकती है। तो आप क्या चाहते हो? उस सफा पानी को भी, उस निर्मल जल को भी हम कोई गटर के पानी के साथ मिला दे, उसे अपवित्र कर दे, ताकि वो मधेसी जनता प्यासे मर जाए? नहीं, हम सबको उस पानी को बचा कर रखना है, बूंद बूंद बचा कर रखना है। पवित्र निर्मल जल को, जनमत पार्टी नामक पवित्र निर्मल जल को बूंद बूंद भी बचा कर रखना है, ताकि मधेसी समाज की जो समस्या है उसका निदान हो सके, उसका समाधान हो सके। खाली मिलाना, दूसरी गंदगी के साथ मिलाना कोई समाधान नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर भ्रष्ट हैं, जो लोग गंदे हैं, वो तो चाहता ही है, वो तो सफा चीज़ को देखकर ही चाहता है कि भाई ये कब भ्रष्ट हो जाए, ये कब हमसे मिलकर हम जैसा ही हो जाए, हम जैसा भ्रष्ट बन जाए। वो तो चाहेगा ही ऐसी बातों को उठाना। लेकिन हम सबको सावधान रहना है कि हम सब मधेश के लिए काम करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, मधेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तो मधेश को भ्रष्टाचार मुक्त करके, मधेश को साफ सुथरा करके मधेश को तरक्की उन्नति दिलाएंगे। यह बात याद रखिए। राजपा समाजवादी पार्टी की एकता होगी। अब क्या होगा? देखिए, ये पार्टी राजपा समाजवादी पार्टी क्या है? कभी इस पार्टी से फेंका गया, कभी उस पार्टी से फेंका गया,
कभी इस शौचालय से बहाया गया, कभी उस शौचालय से बहाया गया। ये गंदगी है और कुछ भी नहीं है। ये पद पैसा के लालच से बनाया गया सिर्फ झुंड है, जो मधेसी जनता को मरवाती है और आज तक कोई अधिकार नहीं दिला सकी है। सिर्फ मधेसियों का दमन और शोषण करता रहा है। तो जब 2 गटर का पानी मिल भी जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी भी हो जाएगा, तो उससे मधेसी जनता की प्यास नहीं बुझ सकती है। मधेसी जनता की प्यास जब बुझेगी, वह निर्मल जल से ही बुझ सकती है, और वह निर्मल जल जनमत पार्टी है। तो ये मिले कि टूटे कि बिखरे, मधेसी जनता को कुछ नहीं फर्क पड़ता। मधेसी जनता पर यह सब दमन ही करेगी। मधेसी जनता पर यह सब जब भी करेगा दमन ही करेगा, शोषण ही करेगा, अत्याचार ही करेगा, कभी भलाई नहीं। डॉक्टर सी.के. रौत सांसद मंत्री बनेंगे कह के समाचार आते रहते हैं। हम कोई सांसद या मंत्री बनने के लिए अपना सब कुछ नहीं त्यागे थे। सांसद या मंत्री बनने के लिए हम अपनी जान की बाजी नहीं लगाए थे, अपना सर काट कर देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। सांसद और मंत्री बनना तो बड़ी आसान है। आप सभी जानते, 2 करोड़ 2 सांसद के पद रखा हुआ समानुपाती का सांसद देखते नहीं है। 2-2 करोड़ में टिकट खुला बिक्री होता है। मंत्री बनना है तो 5 करोड़ दीजिए, 7 करोड़ दीजिए, मंत्री बन जाते हैं। वो बनना कौन सी बड़ी बात है। हम तो यहाँ पर मधेश माँ की पुकार सुनकर राजनीति में आए। हम कोई यहाँ पर सांसद या मंत्री बनने के लिए राजनीति में आए ही नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ पर भ्रष्ट है, जो नेतागण भ्रष्टाचार के आधार पर ही चप्पल पहनते पहनते सैकड़ों करोड़ के मालिक बन गए, वो लोग तो चाहता है कि सी.के. रौत को भी कब घसीट कर मंत्री बना दे, कब इसको भी भ्रष्ट के झुंड में शामिल कर दे, ताकि हमारा कोई विरोध करने वाला भी न रहे। इसीलिए ये समाचार अपनी अपनी मीडिया हाउस से फैलाते रहते हैं। परंतु बिल्कुल दिग्भ्रमित मत होना है। मैं कोई यहाँ पद या पैसा की लालच से राजनीति करने के लिए नहीं आया। वो करना होता तो हम कब के कर चुके रहते, और आज हमारे पास अरबों की संपत्ति भी रहती। वो तो अमेरिका में वैज्ञानिक के रूप में ही हम कमा सकते थे। तो ये भ्रम में मत पड़िए। ये प्रोपेगेंडा शासक वर्ग तो फैलाते ही थे। यहाँ के जो दलाल पार्टी सब हैं, यहाँ के जो भ्रष्ट लोग सब हैं, वो भी काफ़ी हद तक फैला रहे हैं। इससे हमें सावधान रहना है। वे विरोधी लोग एक ही मुद्दा बार बार क्यों उठाते हैं? कभी आपने सोचा? विरोधी पार्टी के नेता लोग या विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता लोग एक ही मुद्दा बार बार क्यों उठाते हैं? एक ही बात बार बार क्यों रटते हैं? वही समझौता के लेकर बार बार क्यों सवाल करते हैं? क्योंकि उनके पास उठाने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है। हमारी कहीं गलती ही नजर नहीं आती है, उसको तलाश करने पर भी लाख तलाश कर ले, कहीं कोई त्रुटि नजर नहीं आती, कहीं उसको कोई छिद्र नहीं मिलता है। और इसी कारण से वो बार बार एक ही मुद्दा, एक ही चीज, वो भी झूठी चीज उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर उन्हें दूसरा कोई मुद्दा मिल जाए तब तो दूसरा मुद्दा उठाने लगेगा। तो ये बात समझिए कि उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है उठाने के लिए, तो बार बार एक ही बात रटते रहते हैं। पार्टी बना ली, पार्टी बना ली। हाँ, हमने पार्टी बनाई क्योंकि जनता की मांग वही थी, वही राह शेष था हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए, और उसी के मार्फत हमारी मांग पूरी होगी, इसीलिए बनाई। आपको जलन क्यों है? क्योंकि आपकी पार्टी की पत्ता साफ होने वाली है, इसीलिए ना जलन है। दूसरा कोई मुद्दा तो है नहीं। फिर कभी कभार कहता है कि आपकी मांग का क्या हुआ? भाई, हमारी मांग तो पूरी हुई। हमने तो खुल्लम खुल्ला कहा कि हमारी एक ही मांग थी, अब की बार एक ही मांग, जनमत संग्रह का हो ऐलान, और वह मांग पूरी हुई। हमारे समझौता के बुदा नंबर 2 से ही वह मांग पूरी हुई है। और यह बात मैं आज यहाँ नहीं कह रहा हूँ, वहीं से जिस समय समझौता हुआ, देश विदेश पूरा साक्षी बनकर देख रही थी, उसी समय हमने खुल्लम खुल्ला वहीं से मंच पर से ही कह दिया कि हाम्रो मांग पूरा भएको छ, यो हाम्रो विजय हो,
हाम्रो एउटै माग थियो, अब की बार एक ही मांग, जनमत संग्रह का हो ऐलान, र त्यो मांग पूरा भएको छ कि हमने उसी दिन सबके सामने घोषणा की थी। लेकिन आपकी मांग का क्या हुआ? हम तो आपसे पूछते हैं, आपकी मांग का क्या हुआ? एक मधेश एक प्रदेश नारा लगा रहे थे ना, और वो नारा लगा के सैकड़ों आदमी को मरवा दिए। तो एक मधेश एक प्रदेश कहाँ मिला? क्या किए उस एक मधेश एक प्रदेश का? मधेश को 6-6, 7-7 टुकड़ा में बांट दिए। समानुपातिक समावेशी की बात क्या हुई? सेना में 30,000 मधेशियों की भर्ती की बात क्या हुई? आप बताइए, कौन सी मांग आपने पूरी की? आप तो बार बार सरकार में जाते रहे, बार बार संसद बनते रहे, जनता ने आपको जन अभिमत भी दिया, बहुसंख्यक रूपों में जिताया आपको, मधेश में आपका सरकार भी है। तो आपने कौन सी मांग पूरी की? 11 बूंदे मांग जो थी आपकी, उस 11 बूंदे मांग में से आपने कौन सी मांग पूरा की है? वो बताइए आप जनता को। आप अपनी मांग को दिखाइए। हम तो अपना मांग पूरा करके दिखा दिए। अब बॉल जनता के कोर्ट में है कि जनता जो चाहेगी वही होगा। हमने तो जनता को वह अधिकार दे दिया। आपने कौन सा मांग पूरा करा है, यह बताइए।